ओटीपी में जिन 3 खबरों की हम आज बात करेंगे, उसमें सबसे पहले आज बात होगी चीनी पर कोहराम सरकार का बड़ा ऐलान। क्या किया है सरकार ने ऐलान, आपको बताएंगे। वहीं दूसरे नंबर पर आज ओटीपी में हम बात करने वाले मनुस्मृति पर क्या बोल गए राहुल गांधी, क्यों मचा है बवाल, क्या दिया तर्क उन्होंने। वहीं तीसरे नंबर पर आज ओटीपी में बात होगी सिंधु देश बनना फाइनल, कहां कहां टूटेगा पाकिस्तान, कितने हिस्सों में बटेगा पाकिस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों ने अब सरकार की चिंता बढ़ा दी है। त्योहार सीजन शुरू होने से पहले ही केंद्र ने बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए। एक तरफ 10 लाख टन कच्ची चीनी शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी दी गई, तो दूसरी तरफ बड़े थोक खरीदारों के लिए चीनी रखने की सीमा भी आधी कर दी गई। यानी सरकार अब सिर्फ कीमतों पर नजर नहीं रख रही, बल्कि इस बात पर भी सख्ती कर रही है कि बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा न हो और बड़ी मात्रा में स्टॉक रोककर कीमतों को प्रभावित न किया जा सके। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिन्होंने चीनी उत्पादन में आई कमी की वजह बताते हुए कहा है कि रेड रॉड बीमारी और अल नीनो जैसी मौसमी परिस्थितियों से और गन्ने के उत्पादन को प्रभावित जिस वजह से किया है। मौसम से जुड़ी इन चुनौतियों का असर सिर्फ भारत में नहीं पड़ा, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में कृषि उत्पादन पर पड़ा। इससे जोड़ दिया, भारत में हर साल करीब 280 लाख टन चीनी की जरूरत होती है। सरकार के मुताबिक फिलहाल देश में करीब 20 से 25 लाख टन ही अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है और इसके बावजूद आने वाले त्योहारी सीजन को लेकर के सरकार सतर्क है, क्योंकि इस दौरान मिठाइयों और दूसरे खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ने के साथ चीनी की खपत भी बढ़ सकती है। इसी संभावित मांग को देखते हुए केंद्र ने करीब एक दशक बाद बड़े पैमाने पर चीनी आयात का रास्ता खोला। सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दे दी और ये आयात 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा। सरकार का ये अनुमान है कि आयातित चीनी की उपलब्धता बढ़ने से घरेलू बाजार में सप्लाई मजबूत होगी और कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन सरकार का दूसरा फैसला इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बल्क शुगर कंज्यूमर्स के लिए यहाँ स्टॉक होल्डिंग लिमिट 30 दिन से घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दिया गया। ये व्यवस्था 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि बड़े थोक उपभोक्ता पहले जितनी लंबी अवधि के लिए चीनी अपने पास जमा नहीं कर पाएंगे। सरकार के इस कदम का मकसद जमाखोरी और बाजार में कृत्रिम कमी की संभावना को रोकना है, क्योंकि अगर मांग बढ़ने के समय बड़ी मात्रा में चीनी बाजार में उठा करके स्टॉक कर लिया जाए तो फिर उपलब्धता कम दिखाई दे सकती है और कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बनना लाजमी है। खास बात यह है कि ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में त्योहारी मांग बढ़ने वाली है। यानी सरकार एक साथ दो मोर्चों पर इस वक्त काम कर रही है। आयात के जरिए बाजार में सप्लाई बढ़ाना और स्टॉक लिमिट घटा करके जमाखोरी पर लगाम लगा देना। हालांकि चीनी की कीमतों को लेकर के राजनीतिक बहस भी तेज है। विपक्ष सरकार की नीतियों और गन्ने के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं केंद्र का ये कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में सबसे जरूरी ये है कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त चीनी मिले और त्योहारी सीजन में बाजार में किसी तरीके की कृत्रिम कमी पैदा न हो। अब आगे की तस्वीर 3 चीजों से तय होगी। देखिए, देश में गन्ना है, गन्ने का उत्पादन कितना रहता है, आयातित चीनी बाजार में कितनी तेजी से पहुंचती है और त्योहारी सीजन में मांग कितनी बढ़ती है। अगर सप्लाई पर्याप्त रही तो फिर कीमतों में तेजी पर ब्रेक लग सकता है, लेकिन उत्पादन में कमी और मांग में बड़ा उछाल आया तो चीनी का संकट फिर गहरा सकता है। फिलहाल सरकार के संकेत साफ हैं। चीनी की कीमतों पर सिर्फ बयान नहीं, बल्कि बाजार में सप्लाई और स्टॉक दोनों पर सीधी निगरानी होगी। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने पूरी धार्मिक सामाजिक बहस को फिर से राजनीतिक मुद्दा बना दिया। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी पहचान पर बात करते हुए राहुल गांधी ने मनुस्मृति के एक श्लोक का हवाला दे दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सिर्फ बेटी, पत्नी या मां के रूप में नहीं देखा जा सकता है। महिला की अपनी अलग पहचान है, अपना करियर, अपने सपने और अपनी स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति के उस कथन को शर्मनाक बताया जिसमें महिला को जीवन के अलग अलग चरणों में पुरुष के अधीन रहने की बात कही गई। अब सवाल है कि राहुल गांधी जिस श्लोक का जिक्र कर रहे थे, क्या वो वास्तव में मनुस्मृति में मौजूद है? तो इसका जवाब है हाँ। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 3 में इन बातों का जिक्र है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था। तो उसका मतलब जो है वो ये कि
बड़ा सामान्य अर्थ आपको बता रही हूँ। बचपन में पिता महिला की रक्षा करता है, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र, और महिला स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। यानी कि राहुल गांधी ने जिस मूल विचार का हवाला दिया उसका आधार मनुस्मृति में मौजूद है। आप पढ़िएगा। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। संस्कृत के रक्षति शब्द का अर्थ सिर्फ अधीन रखना नहीं बल्कि रक्षा करना या देखभाल करना भी हो सकता है। लेकिन उसी श्लोक का आखिरी हिस्सा अगर आप पढ़ेंगे, उस पर आप ध्यान देंगे, तो उसका भी मतलब मैं आपको बताती हूँ। महिला की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से सीमित करता दिखाता है। यहीं से आधुनिक दौर में श्लोक की व्याख्या महिलाओं की स्वतंत्रता के सवालों से जोड़ करके अब देखी जाने लगी और राहुल गांधी का राजनीतिक और सामाजिक तर्क इससे आगे जाता है। उनका कहना है कि किसी महिला की पहचान सिर्फ इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि वो किसी पुरुष के किस रिश्ते में किसके साथ जुड़ी है। माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है या बेटी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक खिलाड़ी, प्रोफेशनल नेता, उद्यमी या किसी भी क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने वाली व्यक्ति भी हो सकती है। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में कहा कि महिला किसी की संपत्ति या अधीनस्थ नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी की खुद मालकिन है। यहीं से बीजेपी की प्रतिक्रिया शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। उन्होंने राहुल के मनुस्मृति संबंधित बयान को भारतीय परंपरा और विरासत के प्रति गलत नजरिया बताया। योगी ने कहा कि अगर मनु को समझना है तो अर्थवेद और मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण फर्क समझना बड़ा जरूरी है। मनुस्मृति और वेद एक ही तरीके के ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति धर्मशास्त्रीय, सामाजिक नियमों और आचार से जुड़ा ग्रंथ है, जबकि अथर्ववेद 4 वेदों में से एक है। इसीलिए किसी एक ग्रंथ में महिलाओं के बारे में कही गई बात को पूरे भारतीय धार्मिक और दार्शनिक साहित्य की एकमात्र तस्वीर मान लेना ऐतिहासिक रूप से बहुत सरल निष्कर्ष होगा। अथर्ववेद से जुड़े अध्ययनों में महिलाओं की शिक्षा, विवाह, सामाजिक भूमिका के अलग अलग संदर्भ मिलते हैं। कुछ अध्ययनों में अथर्ववेद के आधार पर यह भी बताया गया है कि महिलाओं को जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के संकेत मिलते हैं। यानी कि प्राचीन भारतीय साहित्य में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक ही तरीके की तस्वीर नहीं मिलती है। यहीं से पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एक तरफ राहुल गांधी मनुस्मृति के उन विचारों को आधुनिक समानता और महिला स्वतंत्रता के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं जो महिला को स्वतंत्र व्यक्ति के बजाय पुरुष रिश्तेदारों की देखरेख में रखने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क है कि भारत की पूरी परंपरा को मनुस्मृति के कुछ श्लोकों से परिभाषित नहीं किया जा सकता और आधुनिक भारत में इसका अंतिम जवाब धार्मिक ग्रंथों से नहीं बल्कि संविधान से मिलता है। और भारतीय संविधान नागरिकों को समानता और भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार देता है। इसीलिए आज किसी महिला की स्वतंत्रता का आधार ये नहीं है कि वो पिता, पति या पुत्र के अधीन है या नहीं, बल्कि ये है कि वो कानून की नजर में एक स्वतंत्र और समान नागरिक है। इसीलिए पुणे का विवाद सिर्फ राहुल गांधी बनाम बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा सवाल है कि आप प्राचीन ग्रंथों में मौजूद सामाजिक धारणाओं को आज के लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत में उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्या? राहुल गांधी का जवाब साफ है, नहीं। और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का जवाब है, पहले भारतीय परंपरा को उसके व्यापक संदर्भ में आप समझिए। और शायद असली बहस यही है कि परंपरा को बचाते हुए समानता कैसे कायम रखी जाए और इतिहास को समझते हुए संविधान के आधुनिक मूल्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सोचिएगा आप। पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा सवाल फिर उठ खड़ा हुआ जो आने वाले दिनों में इस मुल्क की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। क्या पाकिस्तान के एक और हिस्से में अलग देश की मांग अब जमीन पकड़ रही है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लंबे समय से जारी विरोध के बीच अब सिंध में भी अलग पहचान और अपने संसाधनों पर अधिकार की आवाज तेज होती दिखाई दे रही है। हैदराबाद की सड़कों पर निकला वहदते सिंध मार्च इसी बढ़ते असंतोष की एक बड़ी तस्वीर है। मौजूदा आंदोलन मुख्य तौर पर सिंध की एकता, जमीन, पानी और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, सिंध के बंटवारे के विरोध में इसी पर केंद्रित है। 23 अगस्त को सिंध एक्शन कमेटी के बैनर तले हैदराबाद में हुए मार्च में सिंधु यानी कि सिंध यूनाइटेड पार्टी, अवामी तहरीक और जीएस सिंध कौमी महाज समेत कई राष्ट्रवादी संगठनों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यहाँ मार्च पूनम चौक से शुरू होकर हैदराबाद बाईपास के पास पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने साफ संदेश दिया कि वो सिंध को नए प्रांत या प्रशासनिक इकाइयों में बांटने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेंगे। लेकिन इस विरोध की असली चिंगारी सिर्फ नक्शे की लकीर नहीं, मामला जमीन का है, मामला पानी का है, मामला संसाधनों पर नियंत्रण का है। और सिंधी राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप है कि जलालपुर नहर कॉरपोरेट
खेती और दूसरे प्रोजेक्ट सिंध के जमीन और पानी पर दबाव बढ़ा सकते हैं। जलालपुर नहर को लेकर के सिंध में पहले से विरोध चल रहा है और किसान संगठनों ने भी इसके पानी के स्रोत और सिंध के हिस्से पर सवाल उठाए। यानी पाकिस्तान के सामने समस्या केवल राजनीतिक नहीं है। अगर किसी प्रांत में लोगों को ये महसूस होने लगे कि उनके पानी, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी ताकतों का नियंत्रण हो रहा है, तो फिर आप समझिए असंतोष धीरे धीरे कैसे पहचान बना लेती है, राजनीति में तब्दील हो सकती है। और यही वजह है कि यहाँ पर नारा भी लगाया जा रहा है और अविभाजित सिंध को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लोग। आंदोलन का संदेश है कि सिंध को किसी भी नए प्रांत या प्रशासनिक विभाजन में बांटने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने पीपीपी और PMLN पर भी निशाना साधा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में नए प्रशासनिक यूनिट बनाने की बहस वास्तव में चल रही है, लेकिन यहाँ एक जरूरी तथ्य समझना होगा। 12 नए प्रांत बनाने का कोई अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ और न ही ये साबित होता है कि ये सेना प्रमुख आसिम मुनीर का आधिकारिक 12 प्रांत वाला प्लान भी है। अगस्त में पाकिस्तानी मीडिया ने नए प्रशासनिक यूनिट्स पर गंभीर चर्चा की खबर भी दी थी, लेकिन संख्या, सीमाओं और स्वरूप पर सहमति नहीं है। और यही अंतर इस पूरी कहानी को दिलचस्प बना देती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने की बहस आगे बढ़ती है तो सवाल सिर्फ प्रशासन का नहीं रहेगा, सवाल होगा किसकी जमीन, किसका पानी, किसका संसाधन और किसका अधिकार। अब तस्वीर का दूसरा जो हिस्सा है वो भी आप देख लीजिए। बलूचिस्तान में अलगाववादी संघर्ष पहले से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। अब विदेश में भी रह रहे बलूच नेता मीर यार बलूच की ओर से पाकिस्तान से जुड़े नाम और प्रतीकों को बदलने की योजना की घोषणा ने इस बहस को और आगे बढ़ा दिया। प्रस्तावित बदलावों में सड़कों और सार्वजनिक संस्थानों के नामों को बलूच इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने की बात कही गई। रिपोर्ट्स में जिन्ना रोड, फातिमा जिन्ना रोड, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको बदलने का प्रस्ताव दिया गया, जिक्र किया गया। ध्यान रहे कि इसे पाकिस्तान के अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रांत घोषणा समझना सही नहीं होगा। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान से जुड़े दावों को पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की मान्यता नहीं मिली, लेकिन प्रतीकों की राजनीति को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। जब कोई आंदोलन सड़क, शहर, संस्थान और सार्वजनिक जगहों के नाम बदलने की बात करता है तो वो सिर्फ नाम नहीं बदलने की बात एक्चुअली में कर रहा होता है, वो अपने अलग ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहा होता है। और अब पाकिस्तान के सामने एक साथ कई मोर्चों पर बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा, POK में असंतोष और सिंध में बढ़ता राष्ट्रवादी विरोध खड़ा है। तो क्या पाकिस्तान टूटने की ओर बढ़ रहा है? अभी यही कहना जल्दबाजी है, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान के भीतर पहचान, संसाधन, प्रांतों की सीमाओं और सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर के तनाव बढ़ रहा है। सिंधु देश की मांग का इतिहास पुराना है, लेकिन मौजूदा जो आंदोलन हो रहा है फिलहाल सीधे तौर पर सिंध के विभाजन और संसाधनों पर कथित नियंत्रण के खिलाफ है। यानी अगर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में लोगों को लगने लगे कि उनकी जमीन, पानी, पहचान और राजनीतिक अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो पाकिस्तान को एकजुट रखने वाली ताकत कितनी देर तक आखिर टिक पाएगी? क्योंकि देश सिर्फ नक्शे से नहीं बनता, देश लोगों के भरोसे से बनता है। और जब भरोसा टूटने लगे तो नक्शे की लकीरें भी सवालों के घेरे में आ जाती हैं और वो भी धुंधली पड़ती दिखाई देती है। OTP में आज इन 3 खबरों पे हमने बात की है, 3 मुद्दों को लेकर आपके सामने आए हैं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके अपनी राय इन मुद्दों पर हमसे साझा कर सकते हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।